नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय डॉक्टर NP सिंह जी से कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के अफिलिएशन की क्या प्रक्रिया है। सर, फिर से आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत से लोग अप्लाई करना चाहते हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ना चाहते हैं, अपने लिए स्कूल खोलना चाहते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करके, तो क्या प्रक्रिया है इसकी? धन्यवाद एकता जी। जहाँ तक ये संबद्धता का प्रश्न है, उससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि लोगों को ये वैधानिक स्थिति के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की वैधता क्या है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है और इसके संचालन का दायित्व एक विधि सम्मत प्रक्रिया से भारत सरकार ने पतंजलि योग पीठ को स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में चयनित करके दिया है। इसमें डायरेक्टर NCERT, चेयरमैन CBSE, कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति भी सदस्य हैं। इसमें कई पद्मश्री जो भारत सरकार द्वारा अवार्डेड हैं विभिन्न ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, वो भी सदस्य हैं। साथ ही भारत की जो विभिन्न दार्शनिक पद्धतियां हैं उनके भी बहुत ही जो निष्णात विद्वान हैं, चाहे वैदिक दर्शन के हों, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सिख दर्शन, संगम लिटरेचर, लिंगायत, नाथ संप्रदाय, ये अन्य भारत की जितनी भी एक फिलोसॉफिकल स्कूल है, सबके एक बहुत ही मानद व्यक्तित्व हमारे बोर्ड के माननीय सदस्य हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। आचार्य बालकृष्ण जी भी इसके सम्मानित उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी हैं। ऐसी स्थिति में ये बोर्ड एक बहुत ही संश्लिष्ट स्वरूप लिए हुए है आधुनिक शिक्षा के भी निष्णात विद्वानों से और प्राच्य विद्या के भी समर्थ विद्वानों से और विदुषियों से। भारत सरकार ने इस बोर्ड को एक मॉडल बायलॉज के तहत बनाया, क्योंकि मैं अपने दिव्य दर्शकों से ये सूचना अवश्य बल देकर बांटना चाहूँगा कि कोई भी प्राइवेट सोसाइटी कोई शिक्षा बोर्ड नहीं बना सकती। शिक्षा बोर्ड राज्य सरकार या भारत सरकार ही बना सकती है, या किसी सोसाइटी के बने हुए बोर्ड को भारत सरकार या राज्य सरकार अधिसूचना के तहत उसे अधिकृत कर सकती है संचालन के लिए शैक्षणिक पद्धतियों की। एक मॉडल बायलॉज के तहत भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया। मॉडल बायलॉज के बनाने में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में समिति बनी, उसमें विधि मंत्री भी थे और बहुत सम्यक विचार विमर्श के बाद बोर्ड का एक स्वरूप आया। अब एक प्रश्न उठता था कि ये बोर्ड तो बन गया, लेकिन पहले से बहुत सारे बोर्ड हैं, तो इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन की एक चुनौती आती है कि एक बच्चा एक बोर्ड में पढ़ रहा है, दूसरे बोर्ड में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए एक इक्विवेलेंस की परंपरा होती है, समतुल्यता, कि बोर्ड आपस में समकक्ष हैं एक दूसरे के। जब एक वैधानिक रूप से समकक्षता होती है तभी उस बोर्ड के जो प्रमाण पत्र हैं उनकी मान्यता दूसरे बोर्ड के विद्यालयों द्वारा प्राप्त हो पाती है। साथ ही अगर ये इक्विवेलेंस नहीं होगा तो विश्वविद्यालयों में प्रवेश, उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, तकनीकी संस्थानों में प्रवेश, विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश, या राज्य सरकार, भारत सरकार या निजी संस्थानों में नौकरी, इसके लिए भी
किसी बोर्ड के प्रमाण पत्र की वैधानिकता के लिए समकक्षता की आवश्यकता होती है। ये समकक्षता पहले कोप से देती थी कि हमारे जो आदरणीय दर्शक लोग हैं इन्हें भी पता है, अगर किसी से पूछो तो बोर्ड कैसा है तो तुरंत कहेंगे कोप्से से है कि नहीं, इसकी वैधानिकता, अनुमन्यता, समकक्षता। जबकि कोप्से भी कोई एक सरकार से अधिसूचित अधिकृत संस्था नहीं थी। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन के बाद चूंकि मैं प्रशासनिक सेवा में रहा तो मुझे उसकी एक जो लीगल नुआंसेस होते हैं, वैधानिक जो उसकी जटिलताएं हैं, उसके बारे में भी कुछ जानकारी थी। तो मैंने आग्रह किया पूज्य स्वामी जी के साथ जा करके उच्च स्तर पर कि इसको सरकार की कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो समकक्षता प्रदान करे। एक अनौपचारिक कोई सोसाइटी की संस्था कालांतर में ऐतिहासिक रूप से अधिकार ग्रहण कर ले, ये शिक्षा व्यवस्था की समकक्षता के लिए उचित नहीं है। तो सरकार ने 15 नवंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन किया और एसोसिएशन फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने भविष्य में सभी समकक्षता को अनुमन्य करने के लिए अधिकृत किया वैधानिक रूप से, और उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए, मानक तय किए। उस मानक के आधार पर भारतीय शिक्षा बोर्ड का कैरिकुलम, सिलेबस, पेडागोजी आकलन किया गया। आकलन के बाद एक भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संस्था के बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के बाद भारतीय शिक्षा बोर्ड को भारत के समस्त नेशनल और स्कूल एजुकेशन बोर्ड के समकक्ष घोषित किया गया 3 अगस्त 2022 को। और 3 फरवरी 2023 को देश के सभी चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को पत्र गया कि जैसे सीबीएसई भारत सरकार से गठित बोर्ड है, मान्यता प्राप्त है, अधिकृत है, उसी के समतुल्य भारतीय शिक्षा बोर्ड भी भारत सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक राष्ट्रीय बोर्ड है। तो पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा था ताकि कोई अन्यथा प्रश्न मन में न आए लोगों के कि ये कोई प्राइवेट सोसाइटी का बोर्ड है और वो एक किसी की कृपा से नहीं चल रहा है, बल्कि शासकीय वैधानिक पद्धतियों के गर्भ से एक बहुत ही एक सशक्त बोर्ड है। अब इसके लिए स्वाभाविक है कि फिर कोई विद्यालय जुड़ना चाहेगा तो कैसे जुड़ेगा, उसके लिए कुछ मानक होते हैं, एफिलिएशन बायलॉज, जिसकी बारे में आप पूछ रही थी। एफिलिएशन बायलॉज भी हमारा समकक्षता के समय सरकार द्वारा अनुमोदित है। तो उसमें 3-4 बड़े विषय आते हैं जो किसी विद्यालय के लोग जानना चाहते हैं कि लैंड की कितनी जरूरत होगी, कमरों का आकार क्या होगा, कितने कमरे होंगे, लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर लैब आदि कैसी होंगी, शिक्षक की तैनाती कैसे होगी, फीस के बारे में क्या बोर्ड का निर्देश होगा, प्रबंध समिति जो स्थानीय स्तर पर होगी उसके बारे में क्या निर्देश होगा, और हाइजीन, एनओसी, 2-3 बिंदुओं पर इसकी भी चर्चा बहुत होती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की एक समस्या आती है, मैं दर्शक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उसके विषय में, जो राज्य सरकारों से लेना होता है। आपसे बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड भी राज्य सरकार से एनओसी के लिए बाध्य करेगी क्या, ये प्रश्न पूछेंगे। तो उनके मैं स्पष्ट कर दूं कि पहला हमारा बोर्ड है जिसने सरकार ने मॉडल बायलॉज में लिखा है कि विद्यालय जब आवेदन कर देगा तो उसके सारे प्रपत्र को बोर्ड भेज देगा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग की 30 दिन के अंदर अगर कोई आपत्ति नहीं आती है
तो भारतीय शिक्षा बोर्ड उसे एफिलिएशन दे देगा। देगा। मैं इसको बहुत ही शब्दों पर बल दे करके धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि स्पष्ट हो जाए। फिर मैं स्पष्ट करूंगा कि एनी स्कूल applies for affiliation with all his filled documents, the board will send to the education department of the concerned state, and if state does not respond with any objection within 30 days, the board has been empowered by the model bylaws itself approved by the government of India. That board will proceed further after their own inspection and evaluation, granting the affiliation. तो सर, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं और शहरी क्षेत्र, दोनों जगहों के लिए अलग अलग मानदंड है? हाँ, इसलिए है कि शहरों में जमीन की स्कैर्सिटी होती है, अभाव होता है। हर बोर्ड ये ध्यान रखता है, प्राय ज्यादातर बोर्ड, सीबीएसई ने भी ध्यान रखा है। हमारे यहाँ अभी तक जो प्रावधान है वो सीबीएसई के मानक से थोड़ा कम है। हमने ग्रामीण क्षेत्र में 6000 वर्ग मीटर, शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिका तक शहरी क्षेत्र है, टाउन एरिया नगर पालिका, उनमें हमने रखा है 3000 वर्ग मीटर। जो नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, उनमें हमने रखा है 2000 वर्ग मीटर। जो ऐसे महानगर हैं जिनकी आबादी 50 लाख से ज्यादा है, वहाँ और समस्या होती है लैंड की, तो वहां हमने रखा है 1500 वर्ग मीटर। वहां वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को हमने ध्यान रखते हुए अलाउ किया हुआ है। जो ट्राइबल एरिया है, क्योंकि वहां जमीन की उपलब्धता बहुत कम होती है, क्योंकि आदिवासियों के पास खुद के पैसा होता नहीं कि वो विद्यालय प्राइवेट स्कूल चलाएं, और बाहर से कोई व्यक्ति अगर वहां जाता है तो लैंड ले नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में सोच करके विचार किया गया कि इसका क्षेत्रफल भी 1500 वर्ग मीटर में ही वहां अनुमन्यता होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर इकोलॉजिकल दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा पोर्शन को समतल करके बड़े बड़े भवन खड़ा करने से प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है, तो वहां भी 1500 वर्ग मीटर ही हमने रखा। इसी तरह कुछ इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज हैं, जैसे नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, एनसीआर में स्पेशली, जहां जमीन की बहुत बड़ी समस्या है, और अगर ये जमीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डाइल्यूट ना करें, लिबरलाइज ना करें, लीनियंट ना करें, तो 40% युवा अशिक्षित रह जाएंगे, शिक्षा के मुख्य प्रवाह में जा ही नहीं पाएंगे। हमने बल्कि इसी संदर्भ में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, जो दिल्ली के हैं, उनको एक सर्वे करके अनुरोध पत्र भी भेजा है कि दिल्ली में लगभग 40% ऐसी आबादी है जिनके बच्चों को ना तो गवर्नमेंट स्कूल में इतनी क्षमता है कि 100% को ग्रेजुएशन ये सेकेंडरी एजुकेशन दे दें, और प्राइवेट एजुकेशन के जो स्कूल हैं उनमें फीस बहुत है, और जो स्कूल लो बजट हैं उनके पास इतनी जमीन नहीं है कि मानक पूरा कर सकें जो दिल्ली गवर्नमेंट ने रखा है 2400 वर्ग मीटर। तो हमने उन्हें लिखा कि हमने इन्हीं सबको विचार करते हुए अपने बोर्ड में 1500 वर्ग मीटर रखा है, तो इसलिए हमारे बोर्ड से 1500 वर्ग मीटर पर विद्यालय खोलने के लिए अनुमति दें। तो ये व्यवस्था हमने एक डिफरेंशियल लैंड एरिया ड्यू टू डिफरेंट डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिकल रीजन हमने निर्धारित किया है, जिससे कि लोगों को सुविधा हो देश अधिक विद्यालय खोलने में। जब अब भारतीय शिक्षा बोर्ड जब किसी भी स्कूल को संबद्धता देता है तो भारतीय संस्कृति, मूल्य, पारंपरिक ज्ञान को कैसे महत्व देता है? बहुत ही स्वाभाविक है कि जब हम किसी विद्यालय को जोड़ेंगे तो उसको हमें पूर्णता से उसे जोड़ना होगा।
क्योंकि किसी भी कैरिकुलम को जुड़ने का मतलब होता है कैरिकुलम के कई कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट होता है पाठ्यक्रम, दूसरा होता है पाठ्यचर्या, तीसरा उसका खंड होता है पाठ्यपुस्तक, चौथा उसका अंग है शिक्षण पद्धति, पांचवा उसका अंग होता है मूल्यांकन और छठा उसका अंग होता है विद्यालयीय संस्कृति एवं पर्यावरण, स्कूल कल्चर एंड एनवायरनमेंट। हम इन 6 जब तक घटकों पर कोई विद्यालय हमारे साथ नहीं जुड़ेगा तो भारत सरकार द्वारा दिया गया जो लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत हमारे बोर्ड को खड़ा किया गया है कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करें, उद्देश्य ही नहीं पूर्ण होगा। हम अपनी पाठ्यपुस्तकों को इसी रूप में संरचित कर रहे हैं, हम अपनी शिक्षण पद्धति का प्रशिक्षण भी इसी रूप में दे रहे हैं, हम अपने प्रत्येक विषय में जो उसकी मूल्यांकन की पद्धति है एनसीएफ की दक्षता के साथ साथ इस उद्देश्य के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति के भी तात्विक जो बिंदु हैं उन पर भी परीक्षण करने की परीक्षाओं में प्रश्न देते हैं और देंगे कालांतर में और अधिक परिमार्जित करते हुए। और हमारा जो सिलेबस और है वो तो है तो एनसीएफ के ब्लूप्रिंट में, ऑल कॉम्पिटेंसीज विल बी अलाइंड विथ एनसीएफ, सारी दक्षताएं एनसीएफ के उद्देश्य के अनुरूप होंगी, लेकिन प्रत्येक कक्षा की, प्रत्येक विषय की, पुस्तक के प्रत्येक पाठ में आधुनिक डोमेन की जिस समय चर्चा हो रही होगी उसी समय भारत के विगत ज्ञात 5000 वर्षों के इतिहास में, क्योंकि दुनिया 5000 साल का इतिहास हमारा मानती है, प्राचीनतम मानते हुए भी 5000 ही मानती है, तो अगर हम उसको भी उदाहरण लें तो उस कालखंड में जितनी भी ज्ञान परंपराएं सृजित हुई हैं उस आयाम से जुड़ी हुई, उसका भी बोध बच्चों को हम अपनी पाठ्यपुस्तकों में भी दे रहे हैं। तो हम इस तरह से जो विद्यालय जुड़ेंगे उनके बच्चों को हम ऐसी पाठ्यपुस्तक दे रहे हैं, हम उनके शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, पाठवार प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप अगर मेरी कोई पुस्तक देखेंगे, जैसे गणित की पुस्तक सामने रखी हुई है, ये गणित ज्ञानम, ठीक है, अगर आप इसके स्पेलिंग देखेंगे तो जो सही उच्चारण होता है ना संस्कृत का ज्ञानम, तो इसको इंग्लिश में भी जो लिखा है ट्रांसलिटरेशन में भी ज्ञानम होगा। और हमने जो पुस्तक है ये, इसको अगर आप देखेंगे तो इसका जो एक संरचना है, यहीं से भारतीय ज्ञान परंपरा शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही पुरानी ट्राइबल आर्ट जो कि संथाल ट्राइब झारखंड की है, जादो पटिया, ये पूरी पुस्तक का जो एक पूरी संरचना है, इसकी जो आर्ट फॉर्म है वो भारत की आदिवासी आर्ट फॉर्म जादो पटिया पर है। हर कक्षा में अलग अलग ट्राइबल आर्ट को दिया है हमने, भारत की प्राचीनतम आर्ट पद्धति को। और इसके अंदर जो भी आप अगर इसको देखेंगे तो आपको आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट का चित्र मिलेगा, और इसके अंदर जो भी चैप्टर डील किए गए हैं, मतलब डोमेन रखे गए हैं, अगर हम आपको किसी भी एक चैप्टर को दिखाएं, अगर इसमें क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की बात हम कर रहे हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, तो आप देखिएगा तो इसमें आपको मिलेगा भास्कराचार्य का फार्मूला जो क्यूब का है, समित्र घातस्य घनः प्रतिष्ठ स्थाप्यो घनो अंतस्य ततो अंश वर्गः आदि त्रिनिगस्तत आदि वर्गस्त्र न्यात्यहातो अथादि घनस्य सर्वे। और इसका इंग्लिश का अर्थ भी है, संस्कृत का अर्थ भी है कि हम क्यूब रूट्स पढ़ाएंगे मॉडर्न मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी, लेकिन उन्हें हम बताएंगे कि हम जादू टोने वाले देश के लोग नहीं हैं। ये घन की बात, क्यूब की बात भास्कराचार्य के में
8वीं 7वीं शताब्दी में ही भारत में इसकी चर्चा हो चुकी है पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं कि हम इसको 21वीं शताब्दी में पढ़ा रहे हैं तो कोई यूरोप से उधार लेके पढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारी इस गणित की पुस्तक में हर चैप्टर में आपको ये मिलेगा। और इसमें हमारे जो गणितज्ञ हैं, आप देखिए इसको 19वीं शताब्दी के रामानुजन भी हैं यहाँ इस पाठ में भी। और इसके हम अभ्यास इस तरह बना रहे हैं कि जो बच्चा, जो कोचिंग का कल्चर बहुत चल रहा है ना आजकल, कि हमारा अगर विद्यालय से, हमारे बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा अगर 12वीं तक मैथमेटिक्स पढ़ लेता है पहली कक्षा से, तो उसको जेई के लिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में न जाना पड़े। बिल्कुल। तो एक और हम आधुनिक ज्ञान, आधुनिक प्रतियोगी परीक्षाओं का सामर्थ्य, और दूसरी ओर जितने भी भारतीय गणितज्ञ और उनकी पद्धति है उनके साथ बच्चों को जोड़ने का कार्य। और गणित की पुस्तक में भी आर्ट इंटीग्रेशन, आर्ट फॉर्म का उल्लेख होना, और साथ ही ये बोध भी देना हिस्टोरिकली कि जो भी गणित गई है यूरोप में, वो अरब से के मार्ग से गई है, लेकिन उसका मूल स्रोत रहा है भारत। और हिस्टोरिकल प्रमाण है इसका। सिंध इंद नाम की पुस्तक इन्हीं भास्कराचार्य की, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, अब्बासीड डायनेस्टी का अल मंसूर के पास सिंध का नवाब दे के जाता है राजा, और वहां से जाती है टोलसेडो जो आज स्पेन में है, और फिबोनाची जो इतना बड़ा मैथमेटिशियन है, जो फिबोनाची मॉडल की चर्चा होती है, अल्बर्नी जो 11वीं 12वीं शताब्दी में जो ट्रैवलर था अरबिक, उन सबके, अलाप्लास जो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है यूरोप का, सबके ग्रंथों में, संस्मरणों में लिखा हुआ है कि गणित हमने सीखा है भारत की भूमि से। लेकिन हमारे अन्य बोर्ड की पुस्तकों में या प्राइवेट पब्लिशर की पुस्तकों में भारत की महिमा इस रूप में नहीं जाती। मात्र एक वाक्य चला जाता है कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, वो भी पूर्ण तथ्य के साथ, संपूर्णता के साथ नहीं जाता। तो हम एक छोटी सी झलक आपको दिए कि हम कैसे अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को लाएंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा लाने का मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ ओल्ड सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम प्राचीन व्यवस्था का पुनरुत्पादन कर रहे हैं आधुनिक युग में, या उसको हम इस पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसके ऊपर थोप रहे हैं, नहीं। ज्ञान परंपरा सृजन की जो विविध दक्षताएं हैं और जो उसकी आवश्यकता है, उसके साथ जोड़ते हुए 21वीं सदी में ज्ञान कैसा होना चाहिए, पूरी परंपरा के गर्भ से उभरते हुए, और एक आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ एक नवोन्मेष की भावना से भारतीय युवा और बच्चों के मन में एक गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में एक सर्जना की एक भूमि, क्षमता आ जाए, ये भाव देने की कोशिश कर रहे हैं टेक्स्ट बुक, पेडागॉजी और मूल्यांकन सभी पद्धतियों से। धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो आशा है कि आपको एफिलिएशन से रिलेटेड जानकारी इस एपिसोड में मिल गई होगी। अगर आप एफिलिएशन ले लेते हैं, उसके बाद भी आपको किस तरीके से बच्चों को टेक्स्ट बुक पढ़ाना है और किस तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड की गाइडलाइन का आपके स्कूल में अनुसरण करवाना है, इसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। सर ने पाठ्य पुस्तक की बहुत अच्छी चर्चा की। अगले एपिसोड में हम सर से भारतीय शिक्षा बोर्ड की टेक्स्ट बुक को लेकर बात करेंगे। धन्यवाद।